We've beaten teams in this competition. We've played really good cricket in this competition. It's a world-class competition. You're playing against international. There is no place for being weak in a tournament like IPL or in sport. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मेरा नाम है अंकित चौबे और आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीम के बारे में जो कि आईपीएल 2022 के पटल पर नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने डाउट किया कि क्या ये टीम अच्छा कर पाएगी, लेकिन उसने परफॉर्मेंस से सभी को जवाब दिया। उस टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो इस वक्त सेकंड नंबर पर काबिज है पॉइंट्स टेबल पर। ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ में। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या सक्सेस मंत्रा है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो एक्सपर्ट्स। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे जो पहले एक्सपर्ट हैं। अगर उनको मैं डिफाइन करूं, बताऊं उनके बारे में, तो स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स लॉयर हैं मिस्टर राज कपाडिया। और उनके साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर एक्टिव क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं और हमें भी काफी अच्छी तरीके से समझाते हैं। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो, और मजा आएगा इस नंबर्स गेम के चौथे एपिसोड में आप दोनों से बात करके। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू राज, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के सक्सेस मंत्रा को इस नंबर्स गेम के चौथे एपिसोड में। इन केस हम सोचेंगे कि अगर ओपनर्स फेल हो गए तो द बेस्ट पर्सन टू बैट फॉर एलएसजी एट नंबर 3। जैसे जब एक नई टीम आती है तो थोड़ा सा ज्यादा नजर रहती है उनपे। और पहला सवाल राज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये पूछूंगा कि अगर आप ओवरऑल समअप कैसे करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की परफॉर्मेंस को इस आईपीएल 2022 के संस्करण में? जी अंकित, जैसे आप देख सकते हैं उनका परफॉर्मेंस अब तक बहुत अच्छा रहा है। वो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे है। उनकी नेट रन रेट भी काफी अच्छी है, मतलब उन्होंने काफी मैच अच्छी तरीके से कन्विंसिंग मैनर में जीती है। उसका कारण मैं ये कहूंगा, एज आपने जैसे कहा, केएल राहुल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और ये टीम के लिए कहे जाए तो ये एक मल्टी यूटिलिटी टीम है। अगर आप उनके नंबर 3 से नंबर 8 देखें तो आपको 5 ऑलराउंडर दिखेंगे, चाहे वो बदोनी हो, दीपक हुडा हो, स्टॉइनिस हो, होल्डर हो, या चमीरा हो, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। कृणाल पांड्या है उनके पास। तो उनमें उनके पास विकल्प बहुत है। उनके पास इतने बॉलिंग ऑप्शन है, इतने बैटिंग ऑप्शन है, और काफी शफल भी कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर। और फिलहाल सबने अच्छा कलेक्टिव एफर्ट दिखाया है, इसी कारण आई थिंक टीम वही सेकंड स्पॉट पे अभी बैठी हुई है। बिल्कुल सितार सर, आपके क्या पॉइंट्स है लखनऊ की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर? यार जैसे जब एक नई टीम आती है तो थोड़ा सा ज्यादा नजर रहती है उनपे। और लेकिन इस बार काफी मेरे को लगा कि बहुत नई टीम्स ने ज्यादा बेटर खेला है, मैच्योर गेम दिखाया। और जो एलएसजी की अगर हम बात करें, जैसे राज ने कहा, ऑलराउंडर्स हर पॉइंट को ना टिक किया उनके मैनेजमेंट ने। और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरीके से उन्होंने पूरा अभी तक का टूर्नामेंट खेला है। गौतम गंभीर का बड़ा रोल है इसमें, और केएल राहुल खुद वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ शतक भी लगा चुके हैं। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि काफी अच्छा सेटअप है, और जिस तरीके से खेल रहे हैं तो एक अच्छे प्रोबेबल्स हैं टूर्नामेंट जीतने के। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है इस टीम की, लखनऊ सुपर जायंट्स की। बढ़ते हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। ओवरऑल तो आप दोनों ने बता दिया कि परफॉर्मेंस लखनऊ की किस वजह से अच्छी हो रही है, लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें बैटिंग और बॉलिंग में, तो कौन से परफॉर्मर्स हैं? राज, मैं आपसे शुरुआत करूंगा अगर हम बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। ये तो नो ब्रेनर है, कैप्टन केएल राहुल अभी तक सेकंड है ऑरेंज कैप की रेस में। उन्होंने 459 रन मारे एट एन एवरेज ऑफ 46। दिस आल्सो इंक्लूड्स 2 सेंचुरीज। उन्होंने दोनों सेंचुरी मुंबई इंडियन के सामने मारी है। इनफैक्ट ये उनकी 3rd सेंचुरी ओवरऑल मुंबई इंडियन के सामने। सो एक चीज तो पक्की है कि केएल राहुल अच्छे फॉर्म में है और लंबी पारी खेलने की सोच रहे हैं। उन्होंने 2021 में भी इतना ही अच्छा परफॉर्म किया था जब उन्हें 600 प्लस रन मारे थे। 3rd एंड किया था उन्होंने ऑरेंज कैप की रेस में। बट इस साल जो मैं अलग देख रहा हूँ, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला है। लंबी इनिंग तो खेली ही है, पर उनकी स्ट्राइक रेट जो है, जब आप देखेंगे तो वो स्लो स्टार्ट कर रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट पावर प्ले में करीबन 110 के आसपास है, बट ग्रेजुअली उनकी स्ट्राइक रेट इंक्रीज हो रही है। उनकी मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रेट है 154, एंड इवेंचुअली उनकी डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट हो जाती है 190 प्लस। और अगर कोई आपका बैट्समैन ओपनिंग में आके एंड तक खेलता है और 46 की एवरेज रखता है, तो आपको क्लियर एडवांटेज मिल जाता है एट द टॉप। और उन्हें सपोर्ट देने के लिए उनके पास एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है, क्विंटन डे कॉक। वो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, अफ्रीका को लीड कर चुके हैं और आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने 5 मुंबई इंडियंस के लिए। जब राहुल अपना टाइम लेते हैं इन द पावर प्ले,
वही टाइम पे क्विंटन डिकॉक 140 की स्ट्राइक रेट से अच्छा स्टार्ट देने के लिए एलएसजी को मदद करते हैं। एंड इन केस हम सोचेंगे कि अगर ओपनर्स फेल हो गए तो द बेस्ट पर्सन टू बैट फॉर एलएसजी एट नंबर 3 दीपक हुडा। दीपक हुडा ने ये नंबर पे खुद को री इन्वेंट किया है। उन्होंने इतना मेक श्योर किया है कि अगर अर्ली विकेट गिरती है तो एक एंड पकड़ के एंड तक रहते हैं, ताकि वो लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है, जो पावर हिटर्स है, उनके लिए भी एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो आके अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। सो आई थिंक दीपक हुडा से बेटर थर्ड नंबर पे कोई ऑप्शन नहीं है। वो दोनों इनिंग्स खेल सकते हैं, वो एक एंड पकड़ सकते हैं, एट द सेम टाइम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एलएसजी इसीलिए अच्छा कर रही है बिकॉज उनके टॉप 3 जो बैट्समैन है वो तीनों टॉप 10 रन गेटर्स ऑफ दिस ईयर में है फिलहाल। सो आई थिंक नंबर्स आपके सामने है और उनका नतीजा भी आपके सामने है। दैट इज व्हाई एलएसजी इज डूइंग सो वेल। बिल्कुल सिद्धार्थ सर, आप इसमें अगर ऐड करते हैं बल्लेबाजी में। हाँ, जैसे कि राज ने कहा अंकित, बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं बस कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा इसके साथ साथ, मैनेजमेंट का रोल और बाकी चीजें। इसी बैटिंग में हर आदमी का ना रोल बड़ा डिफाइंड है। जैसे अभी राज ने भी बताया कि जहाँ पे टाइम ले रहे हैं राहुल, वहां पे डिकॉक आगे स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है, और जहां फिर वो जब सेटल हो जाते हैं तो अगर एंड ओवर्स में आप उनको देखेंगे तो 192 के स्ट्राइक रेट से चले जाते हैं। अब अगर इतना लंबा खेल पा रहे हैं केएल राहुल, 125 रन में देख पा रहा हूँ कि उन्होंने बना लिए हैं डेथ ओवर्स में, तो आप सोचो कि एक ओपनर लास्ट तक जाके खेल रहा है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहा है और अपनी टीम को सेटल करने के लिए या स्कोर या चेजिंग के टाइम पे, दोनों टाइम पे हेल्प आउट कर रहा है। तो हाँ, बहुत अच्छे तरीके से सबको अपना रोल डिफाइन कर दिया गया है। हुड्डा ने भी वो जो वन डाउन आके अच्छी बैटिंग शुरू की है और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई दे रहा है इंडियन टीम में आने का। उसके बाद से वो एक अलग प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 3 लोग है ना, इन्होंने अच्छा डिफाइन किया हुआ है एलएसजी की बैटिंग को। अगर आप एवरेजेस देखेंगे, अगर आप नंबर ऑफ रन देखेंगे, हर सिचुएशन में देखेंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा कि इन तीनों प्लेयर्स की जो बैटिंग है उससे वो काफी इम्पैक्टफुल बैटिंग है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है उसमें। बिल्कुल, गेंदबाजी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बल्लेबाजी को गेंदबाजी कॉम्प्लीमेंट करती है। तो गेंदबाजी की बात कर लेते हैं राज। गेंदबाजी में किसकी परफॉर्मेंस ने प्रभावित किया है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से? जी अंकित, गेंदबाजी में मैं देखूं तो आवेश खान ने स्पीयरहेड का रोल ले रखा है। उन्हें उनकी जो रेपुटेशन थी 2021 के बाद, वो उस पे खरे उतरे हैं। उन्होंने 2021 में भी दिल्ली के लिए 24 विकेट्स ली थी, सेकंड थे वो पर्पल कैप की लिस्ट पे। और इस साल भी उन्होंने अब तक 16 विकेट ले चुके हैं 10 मैचों में। एंड ही इज डन रियली वेल इवन इन मिडिल ओवर्स एंड डेथ ओवर्स। वहाँ पे भी वो अपने स्लोअर वन यूज कर रहे हैं, सिर्फ फास्ट बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। सो आवेश खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उनके लिए। एट द सेम टाइम उनको इक्वली कॉम्प्लीमेंट किया है उनके पार्टनर जो है दुश्मन चमीरा ने। केएल राहुल ने दुश्मन चमीरा का यूज ज्यादा पावर प्ले में किया है और वो एक साइड से पावर प्ले में विकेट लेने में कामयाब भी हुए हैं। ये दोनों बॉलर्स ने पावर प्ले में मिला के सिर्फ लेस देन 8 रन पर ओवर कंसीड किया है। कहीं ना कहीं वो भी एक एडवांटेज देता है, ताकि स्पिनर्स जब मिडिल ओवर्स में आते हैं वो भी रन रोकते हैं, तो सामने वाली टीम पे प्रेशर बढ़ जाता है डेथ ओवर्स में स्कोर करने की। तो सिद्धार्थ सर, गेंदबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है गेंदबाजी के रिलेटेड परफॉर्मेंस से लखनऊ सुपर जायंट्स के? बिल्कुल, जैसे आवेश खान और दुष्मंता चमीरा की बात की गई है। दुष्मंता चमीरा को वो ऊपर यूज करने का रीजन है, वो बॉल को मूव भी करा लेते हैं और बाउंसर्स भी उनके पास अच्छे हैं। तो आवेश खान को जिस तरीके से यूज किया गया, थोड़ा सा पीछे यूज किया गया, मतलब स्ट्राइक क्लीन यूज किया, बीच में उन्होंने रन भी खाए। पर हाँ, मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा, आवेश खान ने ना अपने आप को बहुत मतलब बहुत ट्राई किया है कि जब स्लोअर बॉल, जहां उस पिच को अच्छे तरीके से रीड किया है, जब स्लोअर करने होते हैं तो वहां पे वो कटर्स और स्लोअर डाल रहे होते हैं, जब बाउंसर्स के लिए होता है उनके पास तो वो बाउंसर्स कर रहे होते हैं। और इस चीज के लिए 1-2 इंटरव्यूज मैंने उनके सुने, उन्होंने ये भी कहा था कि बैट्समैन से वो कंसल्ट कर रहे होते जो बैटिंग अगर फर्स्ट करके आए, उसके बाद उनसे पूछ रहे होते कि पिच कैसे बिहेव कर रहा है। ये सब चीजें वैसे चलती रहती हैं, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज एन आवेश खान और दुष्मंता चमीरा एक बड़ा अच्छा जोड़ी है और 15 विकेट ले चुके हैं आवेश खान। पिछले उसमें 22 विकेट्स आफ्टर हर्षल पटेल, जिन्होंने 32 विकेट लिए थे, उसके बाद सेकंड उस पे थे। तो एज अ बॉलिंग यूनिट काफी सही दिख रही है। और मुझे लगता है कि और भी जो बॉलर्स हैं जैसे मोहसिन खान और इनकी अगर अभी हम बात करेंगे, तो ये सारे जो पूरा एक अच्छा बॉलिंग यूनिट, मतलब ओवरऑल जैसे हमने बैटिंग की बात भी की, बॉलिंग भी यूनिट पूरी एकदम सारे पॉइंट्स चेक आउट हैं इनके। और मुझे लगता है इनकी बॉलिंग यूनिट को भी देख के कि काफी दमदार है और प्लेऑफ्स में तो ये पहुंच ही गए हैं।
मैं फाइनल में भी देखना चाहूंगा जैसे बॉलिंग यूनिट कर रही है। बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के अनसंग फैक्ट्स और एक्स फैक्टर परफॉर्मेंसेस के बारे में, बिकॉज इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात हो गई, लेकिन कुछ अनसंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ एक्स फैक्टर परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। इसको मैंने 2 बार रिपीट इस वजह से किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो अच्छा कर रही है इस बार आईपीएल 2022 के संस्करण में। सो राज, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? अंकित, देखने जाए तो लखनऊ की टीम ने, हम बॉलिंग की बात करते हैं, मिडिल ओवर्स जो 7वीं ओवर से लेके 15वीं ओवर का ओवर स्लैप होता है, मिडिल ओवर्स में लखनऊ ने सबसे लीस्ट कंसीड किया इस साल, जो कि 6.88 है। और उसका मेजर रीजन रहा है उनके एक्स फैक्टर प्लेयर जो मैं मानता हूँ है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या ने मिडिल ओवर्स में सिर्फ 5 रन पर ओवर कंसीड किया है। सरप्राइजिंगली उन्होंने लीड स्पिनर रवि बिश्नोई से बेटर बॉलिंग की है। एट द सेम टाइम सिर्फ रन नहीं रोके, उन्होंने विकेट्स भी पिक की है। उनकी और रवि बिश्नोई की दोनों की विकेट्स 9 रही है, सेम है फिलहाल। सो कहीं ना कहीं सरप्राइज किया है कृणाल पांड्या ने अपनी बॉलिंग एबिलिटीज से। लखनऊ ने उन्हें यही रीजन से बाइक किया था 8.25 करोड़ में। सो हम कहते हैं किसी का नुकसान किसी का फायदा हो सकता है। मुंबई का नुकसान लखनऊ का फायदा हो गया एंड कृणाल पांड्या अपने रोल को बखूबी निभा रहे हैं। एट द सेम टाइम जब भी उनको बैटिंग का चांस मिला है, उन्होंने स्लॉग ओवर्स में बैटिंग भी अच्छी करी है। उनकी एवरेज कुछ 22 की है और उनकी स्ट्राइक रेट भी 150 के आसपास है, जो वो पॉइंट के लिए परफेक्ट रहती है लखनऊ के लिए। सो आई थिंक एक्स फैक्टर प्लेयर एलएसजी के लिए कृणाल पांड्या है मेरे हिसाब से। दार्शिक, बिल्कुल, ये जैसे राज ने कहा कृणाल की बात की और उनके स्टैट्स जो है उनके नंबर से बिल्कुल बता रहे हैं। एक चीज और मैं ऐड कर दूं, जो विकेट नंबर ऑफ विकेट्स लिए हुए हैं उन्होंने, वो भी अराउंड 29 विकेट्स हैं उन मिडिल ओवर्स में, जो कि सेकंड नंबर के हैं आफ्टर आरसीबी। तो आप समझो कि अगर आपका स्टार्ट भी अच्छा हुआ है लेकिन मिडिल ओवर में जब आपको बिल्डअप करना होता है, वहां पे आप इतने अच्छे किफायती बॉलिंग कर रहे हैं और इतना विकेट लेके दे रहे हैं, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है सामने अपोनेंट के लिए कि वो अच्छा स्कोर टोटली बना के दे पाते हैं या रन चेज के टाइम पे उनकी कमर तोड़ देते हैं वो। तो एज एन एक तो बड़ा अच्छा स्टार्ट ये है ही, और एक फैक्ट और मैं लाना चाहूंगा, और वो ये है कि जब भी हमने देखा है कि थोड़ा मसल पुल हुआ है केएल राहुल को या कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, वो ग्राउंड से बाहर गए हैं, तो उन्होंने कुणाल को कैप्टनसी दी है और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे भी कुणाल ने ना उस पूरा टीम को अच्छे तरीके से रन किया है। और अगर आप मैचेस देखेंगे, वो पहले भी बड़ौदा के लिए कैप्टनसी कर चुके हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है कैप्टनसी का भी। तो एज एन ओवरऑल एज अ प्लेयर, मैं बल्कि आपको एक बात बता दूं, जब उनसे इंटरव्यू में कई बात पूछा भी जाता है तो वो बोलते हैं कि उनको वो एक कोर ग्रुप में है एलएसजी के, जहाँ पे मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ पे कुछ सवालों के मतलब जब कोई किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती है एलएसजी या कुछ किसी चीज के लिए आपको किसी प्लेयर के लिए कुछ पॉइंट आउट करना होता है, तो वहां पे उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। तो ओवरऑल एज अ प्लेयर उन्होंने बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है। जैसे मैंने कैप्टनसी का भी बताया कि उसके बाद उन अच्छा टीम को कर लेते हैं, तो बिल्कुल एक्सपेक्टर है और राइट चॉइस है राज की। नहीं, आप दोनों एक ऐसे खिलाड़ी को तो नहीं बोल रहे हैं जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है रिसेंटली। मोहसिन खान पर बात कर लेते हैं। राज, क्या ओपिनियन है आपका? फिर सिद्धार्थ से भी ओपिनियन ले लेंगे। जी बिल्कुल अंकित, मोहसिन खान अभी के लिए बहुत बड़ा नाम है एलएसजी के लिए। एक अच्छी टीम को बहुत अच्छी टीम जो बनाती है वो एक चीज है, वो एक मोहसिन खान है एलएसजी के लिए। कुछ बात बता दो आपको मोहसिन खान की जो शायद से ऑडियंस को ना पता हो। मोहसिन खान यूपी से आते एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। वो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज इन द आईपीएल सर्किट। मुंबई इंडियंस ने उन्हें पिक किया था बट उनको अनफॉर्चुनेटली एक भी गेम नहीं मिली थी। एंड अभी लखनऊ के सपोर्ट स्टाफ ने उनको पहचाना, उनके टैलेंट को देखा, उनको चांस मिला है। उन्होंने 6 मैच में 10 विकेट ले लिया है और केएल राहुल ने उनका यूज हर एक फेज में किया है। नॉट ओनली विद द न्यू बॉल, मोहसिन खान डेथ ओवर्स में भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और लेस देन 8 रन पर ओवर कंसीड किया है उन्होंने। उनकी ओवरऑल इकोनॉमी सिर्फ 5 रन पर ओवर है, जो फिलहाल कोई फास्ट बॉलर्स की नहीं है। सो आपको एक ऐसा बॉलर मिल रहा है जो आपके लिए विकेट तो निकाल ही रहा है, एट द सेम टाइम रन भी रोक रहा है। उनकी जो लेंथ है, जो हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है मुंबई के विकेट्स में बैट्समैन को खेलने के लिए। एंड द लेफ्ट आर्मर्स एंगल विच इज नेचुरल टू हिम, वो तो है ही उनके पास। सो आई थिंक एक गेम चेंजर है एलएसजी के लिए मोहसिन खान। एंड जैसे टूर्नामेंट आगे चलेगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और एलएसजी के लिए फाइंड ऑफ द सीजन मेरे लिए फिलहाल मोहसिन खान। यार मैं थोड़ा सा उनकी ना स्पॉटिंग का बता दूं कि उनको कैसे स्पॉट किया गया। विजय दाहिया जो असिस्टेंट कोच है एलएसजी के, वो यूपी के कोच रह चुके हैं और यूपी से ही मोहसिन खान खेल रहे थे।
तो उन्होंने स्पॉट किया उनको वहां पे और वो लेके आए। इससे पहले वो अंकित राजपूत को भी ला चुके हैं। तो इन प्लेयर्स को स्पॉट करने के लिए इन प्लेयर स्काउट बहुत बड़ा हाथ है, जिनका हम कभी कभी नाम मतलब नहीं लेते या भूल जाते हैं लेना। इन लोगों का बड़ा नाम है। और जैसे मोहसिन खान की बात भी की गई, एक पूरा मतलब कंप्लीट बॉलर है इस मोमेंट ऑफ टाइम में। एक्चुअली क्या है कि आईपीएल के अंदर इट इज जस्ट नॉट द पेस, आपको अपना दिमाग भी यूज करना पड़ता है कि किस कब आपको अच्छा बॉल पेस करना है, कब आपको बाउंसर करना है, कब आपको स्लोअर वाइड यॉर्कर जो भी बॉल करना है वो एक स्ट्रैटेजी के तहत हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे कई मैचेस में उन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को ना सेट करके आउट किया है। पहले उन्होंने बाउंसर्स खिलाए हैं, फिर ऊपर बॉल किया है, एलबीडब्ल्यू किया, उन्होंने बोल्ड कर दिया है। तो ये उन्होंने बोला भी है कि वो उन बड़े प्लेयर्स को सेट करके आउट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा होता है कि आप क्या करते, आपको पता है कि सामने वाला भी अपनी स्किल पे खेल रहा है, अपनी मेरिट पे खेलता है बॉल पे। पर जब आप एज अ बॉलर उस बैट्समैन को सेट करके आउट करते हो, वो बहुत बड़ी विक्ट्री होती है आपकी मेंटली, क्योंकि पूरा आपने जो वर्कआउट किया होता है, आपने जो होमवर्क किया होता है, आपने जो नेट पे प्रैक्टिस की होती है, वो सारा एग्जीक्यूशन आपको उस समय करना होता है। और वो जब आपको विकेट के तौर पर मिलता है, तो मोहसिन खान एक बहुत बड़ी फाइंड है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ राज की बात से, बट एलएसजी के लिए नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जैसे बाकी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो उमरान के जैसे, तो इनको भी थोड़ा और कल्टीवेट, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, एनसीए में बुलाना चाहिए इनको अकेडमी में। और इंडिया के लिए बहुत बेटर प्रोस्पेक्ट है एज अ पेस बॉलर, लेफ्ट हैंड ऑलरेडी है, तो इन्हें अगर बुमराह के आप थोड़े साइड में रख के देखा, आपको लगेगा कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और पेस इनके पास ऑलरेडी है, बॉल मूव करते हैं अच्छा। 6 मैचेस में शायद 10 विकेट के आसपास भी ले लिए। तो डेफिनेटली ओवरऑल एज अ बॉलर कंप्लीट प्लेयर है और काफी अच्छा एसेट है एलएसजी के लिए। बिल्कुल, बहुत सही तरीके से आप दोनों ने डिफाइन किया अनसंग फैक्ट्स और एक्स फैक्टर को। अभी तक हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या बात करी है। हमने सबसे पहले ओवरऑल लखनऊ की परफॉर्मेंस को सम अप किया, उसके बाद हमने इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस की बात करी, बल्लेबाजी गेंदबाजी की, और अब जैसे रिसेंटली हम अनसंग फैक्ट और एक्स फैक्टर परफॉर्मेंसेस के बारे में हमने बात की। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक रिकैप करा दिया जाए कि अब तक क्या बातचीत हुई, ताकि आप कोई चीज मिस ना करें। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो चलिए बात कर लेते हैं चेंजेस के सेक्शन के बारे में, क्योंकि अच्छी बातें बहुत हो गई। अगर चेंजेस के सेक्शन पर बात कर लेते हैं, अगर क्या चेंज रिक्वायर्ड है, क्योंकि टूर्नामेंट अब बिजनेस एंड पर पहुंच चुका है, तो अगर कोई बदलाव आ सकता है, किस प्लेयर में बदलाव आप देख सकते हैं, किस प्लेयर को हम ला सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और राज, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? जी अंकित, मैं देखता हूँ एलएसजी की टीम ने काफी कम चेंजेस किए, बट एक जो बैटिंग पोजीशन है जहाँ पे हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, वो है नंबर 3 या नंबर 4। जबकि आपके लिए राहुल, डिकॉक और हुडा ने टॉप 3 स्पॉट्स ले लिए और अच्छा कर रहे। नंबर 4 पे जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने मनीष पांडे इनके फर्स्ट चॉइस थे, बट उन्होंने 6 मैच में केवल 88 रन मारे हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक पोजीशन है जो वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। उनके पास एक विकल्प है आयुष बदोनी, जिन्होंने अपनी आईपीएल डेब्यू गेम एलएसजी के लिए उन्होंने 50 मारी थी। शायद से उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम हो तो वो अपने आप को और एक्सप्रेस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम हम देख सकते हैं कि कृष्णा गौतम का भी यूज हुआ है। जब भी सामने की टीम में लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है तो एक ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन भी मिलता है। एट द सेम टाइम वो बैटिंग भी कर सकते हैं। इन केस अगर वो नहीं चल रहा है तो एलएसजी के पास और भी ऑप्शन है। स्टॉइनिस 4 नंबर पे आ सकते हैं, कृणाल पांड्या खुद 4 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। सो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बदोनी भी है आपके पास, बट वही मनीष पांडे, either he has to come good in the coming matches or someone will replace him and take his position, I think. सर, आपके क्या पॉइंट्स हैं? मैं बिल्कुल मानूंगा कुछ बातें राज की, पर मैं यहाँ पे भी उनका मतलब लाना चाहूंगा विचार की क्या है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आयुष बडोनी ने काफी अच्छा खेला है, और जब भी उनसे ज्यादा रन की एक्सपेक्टेशन थी, 3-4 ओवर बचे थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मैं खुद देख भी पा रहा हूँ कि उनके जो स्टैट्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो 126 रन मारे उन्होंने 157 के स्ट्राइक रेट से, तो इट्स अ गुड नंबर। डेफिनेटली मनीष पांडे के पास रन नहीं है दिखाने के लिए, पर मैं यही कहूंगा कि अब बिजनेस एंड ऑफ दी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। कुछ मैचेस के बाद ही 2 मैचेस खेलने हैं, उसके बाद फिर हम वहीं आईपीएल के प्ले ऑफ से आ जाएंगे। तो वहां पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जो एक सीजन प्लेयर है, जिसने पहले भी ये स्टेजेस पे निकला हुआ है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो जैसे आपने स्टॉइनिस की बात की राज, क्या है कि हर आदमी को गौतम गंभीर या मैनेजमेंट ने एक रोल डिफाइन किया हुआ है। आप देखोगे स्टॉइनिस को वो ऊपर खिला ही नहीं रहे,
उसको कोशिश करते हैं लेट से लेट खिलाएं कि कम 4 से 5 ओवर ही स्टोनिस को मिले और वो उसमें जो कर सकते हैं वो करें, और उन्होंने 1-2 मैचेस में किया भी है। तो जहां तक बात रही कि 1 डाउन की, तो हुड्डा काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, पर कुछ मैचेस से परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जा रहा है जैसे वो पहले 50 स्कोर कर रहे थे। एक स्टैंड दे रहे थे, रुक रहे थे, एक एंड को सेव करके चल रहे थे। तो अगर वहां पे कुछ चेंजेस है तो वो डेफिनेटली वही चेंजेस मुझे समझ में आ रहा है। बडोनी अच्छे प्लेयर हैं, कम बॉल पे ज्यादा रन बना सकते हैं, पर ना सबको अपना, अब उनके पास ना वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है, मतलब ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम हो गई है। आप वही काम होल्डर से भी करा सकते हो, आप वही काम कुणाल पांड्या से भी करा सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एकदम से विकेट गिरने शुरू होते हैं ना, तो वो जो सारे काम होते हैं ना, वो एवरीवन्स जॉब इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिनेरियो। तो अगर आपको लगता है कि वो वहां पे आपको डेफिनेशन कर पड़ेगा कि अगर मेरे को मनीष पांडे खिलाना है तो मैं 1 डाउन पे ही खिलाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वो एक एंड संभाल के, हाँ स्ट्राइक रेट सही नहीं चल रहा, रन आप बिल्कुल बोलोगे कि नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगा, पर वो एक सीजन कैंपेनर है, उनको पता है कि प्रेशर कैसे टैकल किया जाता है, उनको पता है कि उन मैचेस से कैसे चीजें निकाली जाती हैं जहां पर टीम नीचे की तरफ चल रही है, जहां पर टीम ऑलरेडी प्रेशर में है। बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा किया, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ राज, लेकिन ना एक कंप्लीट बैट्समैन कौन है? वो एक कंप्लीट बैट्समैन सिर्फ मनीष पांडे है। बाकी वो लोग ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए आप देखते हैं, कुणाल पांड्या भी है, होल्डर भी है, अब बडोनी से भी बोल रहे बॉलिंग कर लेंगे। तो मैं उस केस में अब जो मैचेस शुरू होने वाले हैं, और एक चीज और भी है, अगर आप देखेंगे जब केकेआर ने शायद जीता था, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, केकेआर की टीम में कैप्टन आपके गौतम गंभीर थे और मनीष पांडे भी उस टीम में थे, तो उन पे बड़ा भरोसा करते हैं वो। तो इस चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनको एक रोल दिया जाएगा, वो रोल डेफिनेशन की जाएगी, और जब ये बिजनेस एंड ऑफ द मैच सब शुरू हो, टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे, वहां पे आपको कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो यही एक चेंज है जो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग सब अपनी जगह सेटल्ड है। स्टोनिस को उन्होंने एंड करने के लिए दिया हुआ है कि फिनिश करके आओ गेम, और जो बाकी लोग हैं उनको अपना अपना, क्योंकि वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं, बैटिंग भी और बॉलिंग के लिए भी, तो जहां स्पेस बचती है वो यही बचती है। मनीष पांडे मेरे को लगता है ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे बजाय कि आयुष बडोनी। बिल्कुल, बातचीत तो हर तरह की हमने कर ली यहाँ पर, लेकिन अब बढ़ेंगे हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जहाँ पर कुछ बातें जो रह गई हैं उस पर थोड़े सा प्रकाश डालेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की। और सबसे अच्छी बात यही है कि हमने हर पहलू को यहाँ पर एनालाइज किया है और व्यूअर्स पर छोड़ दिया है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। तो आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के अब सिर्फ 2 मुकाबले रह गए हैं लीग स्टेज के, और अगर आप दोनों से मैं पूछूं कि क्या आप दोनों उन्हें फाइनल खेलता हुआ देख रहे हैं, तो आपका क्या ओपिनियन होगा? अंकित, मेरे हिसाब से लखनऊ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। उनकी अब तक की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, उनकी नेट रन रेट भी काफी अच्छी, आई थिंक बेस्ट नेट रन रेट उनकी है फिलहाल। सो अगर हार भी गए और इतना बुरे से नहीं हारे, पूरी तरीके से नहीं हारे, तो दे विल मेक इट टू द प्लेऑफ। बट देखना है कि उनके जो ओपोनेंट्स है, आरआर है और केकेआर है। जो आरआर है वो बहुत अच्छी टीम है, सो बिफोर गोइंग टू प्लेऑफ्स अगर आप अच्छी टीम के सामने मुकाबला होता है, इट हेल्प्स यू, आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है बिगर स्टेज की। सो देखने जाए तो मैं देखता हूँ उनको प्लेऑफ्स में वो जगह बना लेंगे, बट उनकी यही इच्छा होगी फर्स्ट या सेकंड आए, ताकि उनको भी एक एडवांटेज मिले, एक सेकंड चांस मिले इन केस अगर वहाँ पे एक मैच हार जाते हैं तो। बट आई सी देम मेकिंग टू द प्लेऑफ्स, एंड केएल राहुल जो हिसाब से लीड कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव अ बेटर चांस टू इवन विन दिस टूर्नामेंट। सर? हाँ जी सर, तो जैसे राज ने कहा मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, बट मैं 2 पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा। जिस हिसाब से पूरा टूर्नामेंट खेला है, बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेला है, मैं डेफिनेटली उनको देखना चाहूंगा टॉप 2 पोजीशंस में, क्योंकि अगर आप इतना अच्छा टूर्नामेंट खेलते हो और वहां पे आप अगर ये नहीं करते हो कि आप टॉप 2 में एंड करो इस टाइम पर प्लेऑफ से पहले, तो वो कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको एक चांस मिलना चाहिए, उसके बाद भी जब प्लेऑफ में बाई चांस कुछ मतलब चला जाए आपके अगेंस्ट। और दूसरी बात यह है कि अब आ गया है बिजनेस एंड, जैसे हमारी पहली भी बात हुई है, अब आ गया है प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन ज्यादा, जिस टीम की अच्छी होगी तो वो जीतेगी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ओवरऑल अगर मैनेजमेंट और टीम की बात करें, उनके पास प्लेयर्स हैं और मुझे वो एक कंटेंडर दिखते हैं ये टूर्नामेंट जीतने का। तो मेरी पूरी विशेष है एलएसजी के साथ कि वो फाइनल खेले और टूर्नामेंट जीते। थैंक यू आप दोनों का, जिस तरीके से आपने सम अप किया लखनऊ के सक्सेस मंत्रा को इस वीडियो में, और नंबर्स गेम के इस चौथे एपिसोड को जो भी फैंस देखेंगे उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज फीडबैक हमें इंप्रूव करने में मदद करता है। जो हमने लास्ट 2 वीडियोस डाली हैं नंबर्स गेम की,
उसको आपने बहुत प्यार दिया, इसी तरीके से उसको प्यार दे। इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करें, और अंत में यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज नंबर्स गेम का एपिसोड यहाँ पर रुकेगा नहीं। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल अभी खत्म नहीं हुआ, नंबर्स गेम का एपिसोड भी खत्म नहीं हुआ, और भी एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच राज भाई, थैंक यू स्टार्स, थैंक यू टू एवरीवन। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि जो नई वीडियोस हम अपडेट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर वॉचिंग। थैंक यू राज, थैंक यू।